नमस्कार फ्रेंड्स, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ईपीएफओ सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट जिसका भी रिज़ल्ट आया है कल। तो उसकी कितनी कट ऑफ गई है रिज़ल्ट आने के बाद, और आपका जो लोग टियर 1 में मतलब सीबीटी 1 में क्वालिफाई हुए हैं, पास किया है जिन्होंने, उनके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएँ फ्रेंड्स। और मैं दुआ करता हूँ कि आप लोगों का हो जाएगा। स्टेज 2 में भी, टाइपिंग में भी आप लोग क्वालिफाई हो जाएंगे। तो इसकी कितनी कट ऑफ गई है फ्रेंड्स, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसकी टाइपिंग के लिए मतलब कब बुला सकते हैं, डेट क्या रहने वाली है इसकी, और टाइपिंग की कैसे आप तैयारी करें, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। मैं आपको बताऊंगा क्योंकि बहुत से कैंडिडेट हैं टाइपिंग से भी निकाले जाते हैं, क्योंकि टाइपिंग का फाइनल रिजल्ट आने के बाद, टाइपिंग करवाने के बाद इसकी कट ऑफ चेंज रहती है, बढ़ती है। तो इन सारी बातों का आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे फ्रेंड्स, अभी जो रिज़ल्ट आया है इसका, ये क्या है, एनटीए ने डिक्लेयर किया है। ठीक है, एनटीए ने डिक्लेयर किया है क्योंकि एनटीए सीबीटी कराने के बाद रिटन एग्ज़ाम जो भी लेता है तो उसके मतलब आंसर की रिलीज़ करता है। बट आंसर की रिलीज़ करने के बाद जैसे एग्जैक्ट आपके मार्क्स डिसाइड नहीं करता है कि आपके इतने मार्क्स आए हैं, कितने मार्क्स आए ये नहीं बताता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात तो ये है, जो लोग सोच रहे हैं कि एनटीए ने कोई ऐसी लिस्ट जारी की हो जिसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी गई है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपनी आंसर की चेक करी थी, तो आंसर की के माध्यम से वो लोग बता पा रहे हैं कि इतनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ गई है उनकी। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने एनालिसिस किया है, विश्लेषण, उसके आधार पे हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स देखो, जो रिज़ल्ट आया है उसमें जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं मतलब रिटन में, सीबीटी में, उसमें लिखा है क्वालिफाइड फॉर स्टेज 2, और जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए हैं उसमें लिखा है नॉट क्वालिफाइड फॉर स्टेज 2। ये दो सिनेरियो हैं, इसमें मार्क्स नहीं देता है एनटीए। मैं आपको बता रहा हूँ, एनटीए कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है तो उसमें आपके मार्क्स नहीं लिखता है रिज़ल्ट पे कि आपके इतने मार्क्स हैं और मतलब कितने। और दूसरी बात है फ्रेंड्स, इसमें जो कट ऑफ गई है ना, मतलब सेक्शनल कट ऑफ थी सब्जेक्ट वाइज। तो बहुत से कैंडिडेट्स का कमेंट करके बोल रहे थे कि हमारा स्कोर अच्छा है बट सिलेक्शन नहीं हुआ है। कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका स्कोर कम है बट सिलेक्शन हो गया। तो उसकी वजह शायद यही रही है कि हो सकता है उनका किसी न किसी एक पोर्शन में पासिंग मार्क्स ना हो, इसकी वजह से सिलेक्शन ना हुआ हो। तो ये सारी बातें एक्चुअली बहुत मायने रखती हैं, इसीलिए सेक्शनल कट ऑफ का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसमें क्या होता है, सेक्शनल कट ऑफ बोले तो सभी सब्जेक्ट में आपको पता होगा पेपर दिया है। तो इसमें क्या है, जो फ्रेंड्स हमने देखा है, जो कैंडिडेट्स ने हमें बताया है सर्वे, उसके अकॉर्डिंग कि आपका मतलब कितने मिनिमम हर एक कैटेगरी में कितने भी सिलेक्शन हुआ है, तो वो हमने जो डेटा एकत्रित किया है उसमें फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, जो 600 मार्क्स थे उसमें 600 में से जनरल का मिनिमम अभी तक जो हमारे पास जो जानकारी है वो मिनिमम 380 का सिलेक्शन हुआ है। मतलब जनरल का मिनिमम 380 पे सिलेक्शन हुआ है, और ओबीसी का हुआ है 350 पे, और एससी का हुआ है 320 पे, ईडब्ल्यूएस का हुआ है 310 पे। तो ये जो डेटा है हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, मैंने बताया नहीं, क्योंकि क्या है, ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि कोई एनटीए की तरफ से ऐसी कोई अग्रिम सूचना नहीं दी जाती है रिजल्ट आने के बाद कि आपकी इतनी कट ऑफ गई है। तो हो सकता है, फिर आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि आप अपना कमेंट करके बता सकते हैं, जो भी कैंडिडेट्स अगर क्वालिफाई नहीं हुए हैं इन किसी मतलब कैटेगरी में जिसके नंबर इससे ज़्यादा या कम है, तो उसके आधार पे हम और सटीक जानकारी बता पाएंगे कि मतलब मिनिमम क्या इसकी कट ऑफ रही है कैटेगरी वाइज। तो ये ज़रूरी बात है। अब फ्रेंड्स देखो, ऐसा नहीं है जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, आप प्लीज़ कीप ट्राइंग, आप कोशिश करते रहिएगा, कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि देखो, ज़रूरी नहीं है कि एक बार हार मानने के बाद दोबारा ज़िंदगी से हार जाना। आप तैयारी करते रहो, कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा आपका। बहुत सारे एग्ज़ाम्स, आई होप अगर आप एक परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसमें बहुत सारी परीक्षा सरकारी निकलती रहती है वैकेंसी। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक वैकेंसी को लेके ही केंद्रित हैं, अगर उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। आप सेल्फ मोटिवेटेड रहिएगा और सिलेक्शन हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो फ्रेंड्स हम बात करें, देखो इसमें क्या है, टाइपिंग की, जो लोग क्वालिफाई हुए टाइपिंग के लिए, मैं आपको बताऊं कि आपकी इंग्लिश में आपको पता ही होगा आप लोगों को इसमें कि 35 वर्ड पर मिनट मांगते हैं, 35 शब्द पर मिनट के हिसाब से, और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट। इंग्लिश की एक्चुअली थोड़ी ईजी होती है और हिंदी की थोड़ी टफ होती है, तो इसमें कम मांगते हैं। क्योंकि इसमें आपको पता ही बहुत से ऐसे अक्षर होते हैं हिंदी में जो शायद 3-4
की से प्रेस करने के बाद आपके जनरेट होते हैं। तो इंग्लिश की थोड़ी इजी है, हिंदी की थोड़ी टफ़ है। तो वही मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स। इसमें क्या है, जैसे आपको मैं बताऊँ, ये बहुत ध्यान देने की बात है कि इसमें क्या है, आपके जैसे 30 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से मांगेंगे, ठीक है। 10 मिनट में आपसे टाइपिंग कराएंगे, ठीक है। तो आपका जो एक शब्द होगा वो कितने अक्षर को मिला के बनता है, वो होगा 5 लेटर्स। मतलब 5 जो लेटर्स होंगे, जैसे फेल है, FAIL फेल, तो इसमें आपके 5 हैं, 1 2 3 4 5, या फिर कुछ भी ले लो आप, इसमें कोई जोड़ दो, मतलब कोई भी है। तो 5 लेटर को मिला के एक शब्द होगा, तो वो ऐसे शब्द काउंट होंगे। इसमें इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने बीच में जैसे लिखा है दा लिखा है या फेल लिखा है, तो बीच में एक जो स्पेस बार है ये भी आपका एक लेटर में काउंट होगा, मतलब आपका स्पेस बार माना जाएगा। जैसे हम 2 शब्द टाइप करते हैं, उसके बीच में स्पेस टाइप करते हैं, तो स्पेस बार जो है वो भी आपका वर्ड में काउंट होता है। इस हिसाब से आपकी टाइपिंग काउंट होती है फ्रेंड्स। तो उसी अनुसार मैं आपको बताऊं, जो नोटिफिकेशन है उसमें तो दे रखा है कि आपके मतलब जो हिंदी इंग्लिश दोनों की टाइपिंग में जो 10,500 kbph 1 घंटे के हिसाब से आपको टाइप करनी है फ्रेंड्स, और 10 मिनट की टाइपिंग है। तो जब 60 मिनट में आपको 60 मिनट के हिसाब से 10,500 kbph, ये kbph होता है कि डिप्रेशन पर आवर, मतलब 1 घंटे में आपको इतने की प्रेस करने हैं। इसका मतलब ये है कि डिप्रेशन का सिंपल मीन्स है कि डिप्रेस करने हैं, मतलब इतने की प्रेस करने हैं आपको 60 मिनट में, ठीक है। तो 60 मिनट में जब आपके 10,500 हैं, तो आपके 10 मिनट में 1750 आपको ये जो लेटर्स हैं की हैं वो प्रेस करने होते हैं। मतलब 10 मिनट में 1750 kbph के हिसाब से आपको टाइपिंग करनी है, मतलब इतने होने चाहिए आपके मिनिमम पास होने के लिए। अब जिनकी टाइपिंग अच्छी है तो मैं मानता हूँ वो ज़्यादा भी कर लेंगे, क्योंकि 35 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग बहुत, जिनकी टाइपिंग है, मैंने बोला ना, जिनके पास टाइपिंग अच्छी है तो उनके लिए बड़ी बात नहीं है। लोग 70-80 की स्पीड के करीब होती है टाइपिंग। तो उसी अनुसार आप अपनी तैयारी बना के रखिएगा फ्रेंड्स। देखो इसमें कोई, देखो सबसे बड़ी बात मैं आपको फिर बता रहा हूँ, टाइपिंग में आपको कतई बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है। जिन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है, अगर जो लोग सोच रहे हैं कि इनकी टाइपिंग 35 मांगते हैं, तो वो 35 की अगर घर पर प्रैक्टिस करते हैं अपने लैपटॉप पे या फिर PC पे, तो 35 की आती है। एग्ज़ाम हॉल में आपकी 35 की नहीं आएगी, 30 से नीचे ही रहेगी जहाँ तक है। अगर आपकी 35 की टाइपिंग क्वालिफाई करनी है तो आपको कम से कम नहीं तो 45 की टाइपिंग आपको घर से ही स्पीड बना के जानी है, तभी आप वहाँ पे कर पाओगे। क्योंकि वहाँ पे देखो, हम जो भी टाइपिंग हमारे जो एप्लीकेशन होते हैं, वहाँ पे जो मैसेज टेक्स्ट होते हैं, पैसेज होते हैं, वो अलग होते हैं। वहाँ पे जो दिए जाएंगे एग्ज़ाम हॉल में, उनमें सारे आपके न्यूमेरिक की होंगे, अल्फ़ा न्यूमेरिक सारे की इंक्लूड होते हैं। तो टाइपिंग टफ़ होती है। दूसरी बात, एग्ज़ाम हॉल में थोड़ा अंदर से ना फोकस क्लियर नहीं हो पाता है, मतलब आप देखा पहली बार पहला जगह होती है, ठीक है, तो थोड़ा अंदर से कॉन्फिडेंट बंदे कम होते हैं। एग्ज़ाम हॉल का थोड़ा माहौल अलग होता है, प्रेशर अलग होता है, तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपकी टाइपिंग स्पीड कम हो जाती है। तो आप प्लीज़ टाइपिंग की तैयारी के लिए मैं आपको बताऊँगा कि आप अपनी स्पीड कोशिश कीजिएगा, जो भी रिक्वायरमेंट है 30-35, उससे आप 10 वर्ड पर मिनट के हिसाब से ज़्यादा स्पीड बना के रहिएगा, तभी आपकी क्वालिफाई हो जाएगी। क्योंकि क्या है, टाइपिंग में 10 गुना कैंडिडेट बुलाएंगे ये, ठीक है, वैकेंसी का। तो टाइपिंग में 10 गुना कैंडिडेट बुलाते हैं, 10 गुना के बाद आपके उसमें फिर इंक्रीज़ होगी कट ऑफ, क्योंकि 10 बंदे बुलाएंगे एक वैकेंसी के लिए, 200 बंदों को थोड़ी ले लेंगे, उसमें से कुछ ना कुछ जो भी कमी निकालते हैं तो निकल जाते हैं, तो उनमें से जो भी टॉप के बंदे होंगे वो फिर लेंगे, तो कट ऑफ लास्ट की और इंक्रीज़ होती है। तो फ्रेंड्स, अब बात करें हम टाइपिंग टेस्ट, मतलब जो डेट रहेगी आपकी क्या रहने वाली है। देखो इसमें ऑनेस्टली आपको बताऊं, अभी जो NTA ने इसी के साथ जो दूसरा एग्ज़ाम करवाया था EPFO स्टेनोग्राफ़र का, तो फ्रेंड्स उसकी देखो रिज़ल्ट आ गया है 17 सितंबर को, ठीक है। तो आज अक्टूबर चल रहा है, 19 अक्टूबर। तो अभी तो देखो इन्होंने उसका कोई अग्रिम सूचना नहीं है नोटिफिकेशन को, उसकी टाइपिंग कब होगी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो उसकी टाइपिंग होगी इसके बाद ही इसके होगी टाइपिंग। तो जब भी होती है उसके बाद ही होगी, या हो सकता है कि उसकी टाइपिंग कराने के लगभग विद इन 1 और 2 वीक के अंदर ये टाइपिंग करवा लें इसकी भी। तो जहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपकी टाइपिंग जो डेट है वो नवंबर में फर्स्ट या सेकेंड वीक में रहने के चांसेस हैं, अगर जल्दी होने के चांस हैं तो, नहीं तो नवंबर के लास्ट वीक तक जा सकती है। बट हाँ, हो सकता है कि जो
स्टेनोग्राफ़र की टाइपिंग इसलिए नहीं करा रहे थे वो, क्योंकि इसका रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे थे। हो सकता है दोनों की टाइपिंग, अब दोनों का रिज़ल्ट आ गया है तो टाइपिंग में डिले ना हो, तो जल्दी ही दोनों की कंडक्ट करा ली जाए। लेकिन पहले उसकी होगी स्टेनोग्राफ़र की, तब इसके बाद सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की होगी। तो फ्रेंड्स बस ये जानकारी थी, आपको साझा करनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स सहयोग और वीडियो देखने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।